नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन विदेश में गुजारकर अब वापस वतन लौट चुके हैं, देश लौट चुके हैं। पिछले 2 महीनों में आपको बता दूं कि 11 देशों में घूमने वाले नरेंद्र मोदी अब कितने दिन भारत में बने रहेंगे कहा नहीं जा सकता। 2 महीने में 11 देश घूम चुके हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन इस देश की जनता ने उनसे फिर भी बड़ी उम्मीदें पाल ली थीं कि मोदी ये करेंगे, मोदी वो करेंगे। अब दिखाई दे रहा है कि जनता को तो उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। मोदी कहीं किसी किस्म की जवाबदेही लेने के लिए सामने आ ही नहीं रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी समेत कई लोग, कई अलग अलग संगठन धरना दे रहे हैं कि मोदी उनकी बात सुनेंगे, तो उधर राम भक्तों को इंतजार है कि मोदी चढ़ावा चोरी पर कुछ तो कहेंगे। अभी तक नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। इस बीच कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसके साथ ही पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों की गूंज आंदोलन भी चला रही है। अब 17 तारीख को राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज पर रैली करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां चल रही है और कांग्रेस बता रही है कि हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं देहरादून में। कांग्रेस का यूं जमीन पर लगातार उतरकर आंदोलन करना बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोग भी अब मोदी से निराश दिख रहे हैं। मोदी के करीबी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा राशि के गबन को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि इस घटना से मंदिर से जुड़े सभी लोग स्वयं को अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मंदिर की प्रबंध व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अब नृपेंद्र मिश्रा ने सब ठीक करने का जो भरोसा जताया है, वो मोदी के दम पर जताया है या योगी के दम पर जताया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। जो भी है, अयोध्या के नाम पर देश भर में बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है, ये तो सच है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को जमकर उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने आज सुंदरकांड के पाठ के साथ एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, और क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जरा सुन लीजिए। आज हमारा सबका यहाँ आने का मकसद है कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, सस्ती जमीन महंगी खरीद खरीद के पैसे, भगवान के नाम पे जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए थे, वो पैसे की चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था, उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। जो चढ़ावा आता था, 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। इस वजह से सारे राम भक्त बहुत पीड़ित हैं, और आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है, ये कसम खाने के लिए, हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री रामचंद्र जी का आदेश है, हर राम भक्त को आदेश है
कि जिन लोगों ने ये तो राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए अब बड़ा कांटा बन चुका है। वहीं बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति, तोड़फोड़ की सियासत भी उसके खिलाफ जा रही है, क्योंकि जिन दलों में टूट हो रही है वह आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का नया शिकार टीएमसी है। आप जानते हैं आज ममता बनर्जी के एक और करीबी रविंद्रनाथ घोष ऋतुव्रत बनर्जी गुट में चले गए हैं। हालांकि ममता की जगह उन्होंने अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया है। अधिकतर बागियों ने अभिषेक के खिलाफ ही आवाज उठाई है, जिससे यह संभावना बनी हुई है कि ये सब कभी भी ममता बनर्जी के नाम पर वापसी कर सकते हैं और ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे आज बीजेपी की एक और चालाकी का पर्दाफाश टीएमसी ने किया है। टीएमसी ने बताया है, क्या कुछ बताया है आपके सामने रख रहा हूं। टीएमसी ने बताया है कि बीजेपी, बंगाल की बीजेपी अब जबरदस्ती पंचायतों पर कब्जा कर रही है। बर्धमान के एक बीजेपी नेता अभिजीत तह ने हाल ही में बर्धमान एक ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही सरायतीकर ग्राम, जी हाँ, सरायतीकर ग्राम पंचायत को निर्देश दिया है कि पार्टी ने पंचायत के साथ तालमेल बिठाने के लिए 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं खोका मल, राहुल मालाकार और ज्योतिर्मय सामंत को नॉमिनेट किया है। ये 3 नॉमिनेट किए गए बीजेपी कार्यकर्ता जरूरी दस्तावेज जमा करेंगे और प्राप्त करेंगे, कागजों पर साइन करेंगे, पंचायत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करेंगे और पंचायत से जुड़े मामलों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये राजनीतिक ताकत का खुला प्रदर्शन है जो संवैधानिक सिद्धांतों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। ये टीएमसी ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी का खेल अब जनता के सामने आ चुका है दोस्तों। वहीं जंतर मंतर पर बीजेपी जैसे प्रदर्शनकारियों की उपेक्षा कर रही है, वो भी देश देख रहा है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बारे में जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। के खिलाफ सोनम वांगचुक की उम्र कितनी है? 59 साल की उम्र है उनकी। उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, किसी परीक्षा में वो फेल नहीं हुए हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वो किसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं? इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, जिनका नीट का पेपर लीक हुआ। ऐसे 22 लाख छात्र छात्राओं के लिए और 93 पेपर लीक में करोड़ों नौजवानों के अधिकारों के लिए सोनम वांगचुक 1, 2, 3 नहीं 14 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जरा एक मीटिंग भूखा रख के दिखाइए, एक दिन भूखा रख के दिखाइए। 14 दिन से उस आदमी ने कुछ खाया नहीं। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, कि पेपर लीक ना हो, लोग जो अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा दें, उसमें उनको अंक मिले, वो पास हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने। इसलिए सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में 25 और लोग बैठे हुए हैं। पिछले 14 दिनों से कुछ अस्पताल में जा चुके हैं, उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, बारिश में त्रिपाल नहीं लगाने की इजाजत नहीं है उनको देशद्रोही भी कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों, यहां संजय सिंह ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर आएं। इधर अभिजीत दिपके ने सरकार की एक बड़ी साजिश का जिक्र किया है। अभिजीत दिपके ने एक्स पर लिखा है कि सिस्टम के अंदर मौजूद हमारे कुछ सूत्रों ने हमें बताया है कि संसद तक हमारे शांतिपूर्ण मार्च से पहले जंतर मंतर पर हो रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए बाहर से गुंडे भेजने की योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर नजर आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी सीधे तरीके की जगह बार बार चालाकियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्या इससे मोदी की मुश्किलें आसान होंगी या वो और ज्यादा फंसेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। सप्ताह बीत चुका है, आज रविवार का दिन है, लेकिन रविवार को
पूरे सप्ताह भर के घटनाक्रम, आने वाले में क्या कुछ, आने वाले सप्ताह में क्या कुछ होने जा रहा है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं और सियासी चर्चा बहुत गंभीरता के साथ आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में होने क्या जा रहा है, विपक्ष ने कैसे मोर्चा खोल दिया है और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फंसी हुई है, अपने ही जाल में कैसे नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। आप जानते हैं, जो इंसान ये कहे, देश को अपील करे कि आप विदेश 1 साल तक तो कम से कम विदेश मत जाना, वो जिस दिन अपील करते हैं उसके अगले ही पल जब यहां से, और अब चूंकि ऑलरेडी 53 दिन हो गए, पिछले 53 दिन, 60 दिन भी नहीं, यानी 2 महीने भी नहीं, 53 दिनों में नरेंद्र मोदी अगर 11 देशों की यात्रा कर लेते हैं तो फिर तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। 11 देशों की यात्रा, अगर आप चाहें तो मैं उन 11 देशों की यात्रा की पूरी कहानी रख दूंगा कि कहाँ कब गए हैं, वो भी आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन ये और इतना ही नहीं, 11 देशों की यात्रा के अलावा नरेंद्र मोदी करते क्या हैं। नरेंद्र मोदी इसके अलावा, चलिए पहले मैं ये 11 देशों की यात्रा आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ जा चुके हैं। देखिए, यूएई जाते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात 15-16 मई को, नीदरलैंड्स जाते हैं 17 मई को, स्वीडन जाते हैं 18 मई को, नॉर्वे 19 मई को, इटली 20 मई को, उसके बाद फ्रांस जाते हैं 13 से 16 जून को, फिर स्लोवाकिया जाते हैं 17 से 18 जून को, उसके बाद सेशल्स जाते हैं 27 से 29 जून को, इंडोनेशिया फिर जाते हैं 6 से 7 जुलाई को, फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 8 से 9 जुलाई को, न्यूजीलैंड जाते हैं 10 से 11 जुलाई को। आप देख लीजिए, यूएई पहला देश, उसके बाद नीदरलैंड्स दूसरा, स्वीडन तीसरा, नॉर्वे चौथा, इटली पांचवां, फ्रांस छठा, स्लोवाकिया सातवां, सेशल्स 8वां, इंडोनेशिया 9वां, ऑस्ट्रेलिया 10वां और न्यूजीलैंड 11वां। 11 देशों की यात्रा पिछले 57 दिनों में नरेंद्र मोदी कर दिए। ये 11 देश घूम के आ गए। तो सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, लेकिन पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे ज़बरदस्ती, गाड़ियां खराब हों तो हों वो आपकी बला से, लेकिन हम ये करेंगे। उसके बाद आप विदेश मत जाइए, आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, सोने चांदी की खपत कम कीजिए, मतलब खरीदिए ही मत सोना चांदी साल भर आप पेट्रोल। और उसके अलावा किसानों से भी कह दिया गया कि फर्टिलाइज़र कम लीजिए। ये सारी चीज़ें क्यों कही गई थी? इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया में, यानी उधर ईरान और बाकी देशों के साथ, पश्चिम एशिया के देशों के साथ जो जंग के हालात थे अमेरिका और इजराइल ने जो बना रखे थे, उसके कारण कहे गए थे। लेकिन क्या इसका असर हमारे देश के हुक्मरानों पर, हमारे देश की सरकार पर पड़ा है? जनता पर तो बहुत पड़ा है, और अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है, जंग और भड़क रही है। ईरान के जो हालात हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। ईरान पर खूब चर्चा हमने की है, लगातार 2 महीने तक चर्चा की है। अभी भी हमारे दूसरे वीडियोज और उसके जरिए आप लोग ईरान के अपडेट ले सकते हैं। लेकिन ईरान के हालात की चिंता क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को है? और छोड़ दीजिए ईरान के हालात, चढ़ावा चोरी की चिंता है क्या? राम मंदिर को लेकर जिस ढंग से और जो सियासत की सीढ़ियां चढ़ने का काम जिस मंदिर के सहारे, मंदिर आंदोलन के सहारे बीजेपी ने किया, क्या उसमें चढ़ावा चोरी छोटी मोटी बात है? इन सब पे चर्चा करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तेमाल है। और उधर सीधे जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। उनके पीछे आज भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है जंतर मंतर पे। आज रविवार का दिन है और चौथा सप्ताह शुरू हो चुका है जंतर मंतर पे। इकरार के पास जल्दी से आऊं, लेकिन उससे पहले जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, बहुत कुछ ऑलरेडी रख चुका हूं, जरा आपसे समझना चाहता हूं स्वामी जी। और प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वामी जी, जरा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी लौट के चले आए हैं, अब क्या जंतर मंतर के हालात सुधर जाएंगे? छात्रों की गूंज बंद हो जाएगी? जो कार्यक्रम राहुल गांधी करने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं लौट के, शायद ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी जब भी लौट के आए, 17 तारीख की बात हो रही है कि 17 तारीख को राहुल गांधी देहरादून में कार्यक्रम करने वाले हैं, छात्रों की गूंज। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो, औरों की बात हो, ये जो गूंज है छात्रों की, ये पहुंच पाएगी नरेंद्र मोदी तक? अभी तक तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थे,
लगता है आपको कि इनकी मांग आज 15 दिन हंगर स्ट्राइक के हो गए, 15 दिन भूख हड़ताल पे, कैसे हालात है प्रशांत टंडन जी से पूछिएगा, वहां के दिन में गए थे जायजा लेने। स्वामी जी देखिए राजीव जी, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि भारत के अंदर हो रही किसी भी घटना पे वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे और मन की बात के माध्यम से जनता को संदेश देंगे। जो आपने देखा कि न्यूजीलैंड के अंदर कहा भी गया विदेश मंत्रालय के व्यक्ति द्वारा कि साहब वो सीधे संवाद करते हैं बिचौलियों से, मतलब आपकी पूरी ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को उन्होंने बिचौलिया बता दिया। तो देखिए अब ये अभी तक क्या करते थे मोदी जी की देश के अंदर की समस्याओं पे वो प्रतिक्रिया नहीं देते थे और देश को गोदी मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयास करते थे कि मेरा डंका विश्व में बोल रहा है। अब देखिए इनके जो पूरे औजार हैं वो कितने भोतरे हो गए देश के अंदर। तो देखिए अभी आपने सुना होगा अखिलेश यादव भी अगस्त के 3rd वीक से पूरे प्रदेश की यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनकी यात्रा पूरे जनपद जनपद जाएगी, गांव गांव जाएगी, शहर शहर जाएगी। टीएमसी उधर लामबंद हो गई, उधर उद्धव ठाकरे हो गए, इधर राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां इस बार जो वहां पे धामी साहब हैं, पुष्कर सिंह धामी, उनके खिलाफ इतना ज्यादा रोष है कि उत्तराखंड के अंदर बड़ी आसानी से कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। इसलिए राहुल गांधी ने वहां पे कंसंट्रेट किया है। अच्छा, अब विदेश से कैसे आपको बताइए, अभी तक तो ये बताया जाता था जनता को कि भाई थोड़ा कष्ट सह लो ना, देश के लिए थोड़ा कष्ट सह लो। मोदी जी का डंका विदेश में बोल रहा है। अब विदेश से जो सूचनाएं मिल रही हैं, अब ये पता चल रहा है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो वो 30,000 लोग इकट्ठे किए गए थे, सूत्र बताते हैं कि वहां पे लोगों ने उसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ ले लिए हैं कि वहां पे वो चार्टर्ड फ्लाइट से लोग लाए गए थे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कराई गई थी और वहां पे आसपास के जितने इलाके थे वहां से सब भारतीय इकट्ठे करे थे और उनके लिए पैसा खर्च किया गया था। वहां के पत्रकार पूछ रहे हैं, जैसे पहले यूरोप के पत्रकार पूछ रहे थे, अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पत्रकार पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप हमारे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते, आपने अपने देश के लोकतंत्र की ऐसी स्थिति क्यों बना दी, आपने अपने देश के अंदर 4th पिलर की ऐसी हालत क्यों बना दी। देखिए अब ये सवाल ये है कि देखिए जो एक सोशल मैसेज देने का प्रयास सब लोग कर रहे थे, चाहे वो जंतर मंतर के अंदर से हो रहा हो, चाहे राहुल गांधी कर रहे हो, चाहे आप और हम कर रहे हो, जनता और केवल जनता पे, और हम लोग बार बार आगाह कर रहे थे सरकार को कि देखिए जो भी यहाँ पे कार्रवाई देश के अंदर होती है इसका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर पड़ता है। जो पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी है वो देख रही है कि भारत के अंदर किस प्रकार से हम नॉर्थ कोरिया बनने का प्रयास कर रहे हैं, और देखिए उसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू कर दी। अब मोदी जी जहां जाते हैं वहां पत्रकार खड़े हो जाते हैं, प्रश्नों का जवाब मांगने लगते हैं। अच्छा, मोदी जी की समस्या ये है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बेचारे वो जवाब दे नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे वो कभी 2+2 4 और 2+9 11, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि वो क्या संवाद करना चाहते हैं, विदेश के अंदर क्या संवाद करना चाहते हैं। तो मुझे देखिए आशा नहीं है, मेरे को व्यक्तिगत रूप से आशा नहीं है कि ये बच्चों की कोई बात सुनेगा, क्योंकि अभी तो इनको गुंडे भेज के इनको पीटने की बात हो रही है। ये चीज यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथ बहुत पहले हो चुकी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि यूथ कांग्रेस के लोग एक टेंट के अंदर बैठे थे, वहां कुछ गुंडे बिना वर्दी के आए और बाद में पता चला वो बीजेपी के लोग थे, वहां उन्हें पीट पीट के भगा दिया। देखिए अब तो कई जगह ऐसी घटनाएं मिल रही हैं जहां पुलिस की वर्दी पहने लोग होते हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता है, उनके फीते, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। माने आरएसएस बीजेपी के वाले लोग आके जनता को पीट पाट के भगा देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उल्टी गिनती इसलिए शुरू हो गई है राजीव जी, अभी तक जो प्रतिक्रिया देश के अंदर हो रही थी, विदेश वाले शायद इसलिए चुप थे कि उनको फायदा होता था। वहां पे उनको लाखों करोड़ों, जैसे सेशल्स है, भाई सेशल्स क्यों विरोध करेगा मोदी जी का, भाई उसे कितने सारे पैसे मिल गए, कितने सारे अनुदान मिल गए, उसे वॉरिंग शिप मिल गया, उसको पता नहीं कितनी चीजें मिल गई, बदले में उसको केवल एक मेडल देना पड़ा ना, तो सेशल्स को फायदा हो गया। छोटे छोटे देशों में अगर हमारे माननीय मोदी जी जाएंगे और एक मेडल के लिए हमारे देश के टैक्स के ऊपर, अब आप देखिए मैं कल एक ओला के अंदर ट्रेवल कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो ओला वाला बता रहा था कि साहब अगर मुझे 500 रुपए किसी ग्राहक से मिलते हैं, 150 रुपए तो टोल में निकल जाते हैं, 100 रुपए मेरे जो है वो टैक्सेस में निकल जाते हैं, उसके बाद 150 रुपए का मेरा सीएनजी खत्म हो जाता है, तो हार्डली 500 रुपए में 100-125 रुपए मेरे बचते हैं। तो ये जो परिस्थिति आज के तारीख में हो गई है, छोटे दुकानदार की, छोटे जो भी काम करने वाले हैं उनकी, छोटे श्रमिकों की जो 12-13 जी के टाइम में काम नहीं चला पा रहे हैं, तो देखिए देश के अंदर जो गुबार बढ़ रहा था ये तो बढ़ ही रहा था। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी, अब फिर ये राम जन्मभूमि का मसला आ गया। अरविंद केजरीवाल ने आज देखिए दिल्ली के अंदर उसको
किस प्रकार से कहा। और मानी बात है, ये देखिए लोग ये कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहा है ऐसा मामला ठंडा हो गया है, मामला ठंडा, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, अब ये मुद्दे शांत होने वाले नहीं है। इसलिए अब, और जिस प्रकार से घटना प्रबल प्रताप सिंह की हुई है, उससे लगता है कि जनता को रोष को शायद अब न्यायालयों ने भी समझ लिया है कि जनता का रोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जो बाकी अधिकारी हैं जिनके ऊपर कानून व्यवस्था और संविधान का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है, वो कम से कम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और हमारे देश के बच्चों के साथ, श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ और देश की जनता के साथ न्याय करें। जिस प्रकार से अब हजारों लोग ये खड़े होकर बता रहे हैं, पेट्रोल पंप के अंदर लोग बता रहे हैं, मैकेनिक्स ये बता रहे हैं कि कारें किस प्रकार से बर्बाद हो रही हैं, खराब हो रही हैं। वहां पेट्रोल डलवाते, इथेनॉल वाला पेट्रोल डलाते इस समय ही वो इंजन स्टार्ट करने से मना कर देता है। कैसे परिस्थिति बन रही है, बिल्कुल पानी की तरह उसको डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की लूट जनता और पूरे विश्व की जनता आज की तारीख में इतना दबाव बना देगी कि मेरे ख्याल से जो काम 1 साल के अंदर होना था वो हो सकता है। और ये इसका आपको दतिया के अंदर भी आपको उदाहरण मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे पुटौले हो रही है, और आपको दतिया में भी मिल गया और बांकीपुर में भी मिल गया। अब देखिए इस चीज की शुरुआत है, अंत बड़ा आनंददायक होगा और हम लोग इसको ऑब्जर्व करके इसके दर्शक बनने का आनंद उठाएंगे। जी, होप फॉर दी बेस्ट। आप जो आनंद की बात कर रहे हैं वो उसके लिए उम्मीद तो रहनी ही चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अच्छा हो, सबका भला हो, इसकी उम्मीद ज़रूर करें हम। ज़रा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, अभी मैं कह रहा था कि आप सूरत हाल देख के आए हैं जंतर मंतर का। हाँ, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, इकरार कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ इकरार। सर, जैसा भी प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी के E20 को लेकर लगातार किस तरह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है जो कि आज खुद प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं यहाँ। पहले भी वो लगातार जो है वो यहाँ E20 पेट्रोल को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, और हाँ, यस, जी, जय हिंद सर, कैसे आप? बिल्कुल ठीक हो। जरा ये बताइए कि E20 को लेकर हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, लगातार आप लोग उसके खिलाफ मुहिम भी छेड़े हुए हैं। क्या कुछ पैगाम आप पहुंचा चुके हैं आप लोगों के जरिए, देश जानना चाहता है, जरा बताइए। सर, एक तो सर ये मेरे पार्टनर है दिनेश, ये बीजेपी के वोटर है। मैं आपको एक चीज, हम E20 के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं E20 देश में हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में E10 जाता है, E10 पेट्रोल हमें अवेलेबल करवाया जाए। हम E20 आप रखे हैं, गडकरी सर E100 लाना चाहते लाइए, गडकरी सर E200 अगर आइंस्टाइन मन से ला सकते लाइए, हमें कोई चीज से ऑब्जेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं मेरी गाड़ी में E10 जाता है, E10 फ्यूल तब तक लाइए जब तक ये E10 फ्यूल हमारी गाड़ी फेज आउट नहीं हो जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो जाए। तीसरी चीज हम चाहते E20 पेट्रोल के कारण उसका समाधान हो, और चौथी चीज E0 जो पेट्रोल है उसके दाम में कमी हो। आज जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते हो कम दाम में बेच रहे, आप थोड़ा दाम कम कीजिए। ये 4 चीजें, हम कौन सी अनऑब्जेक्शनल बात करें। न ही हम किसान के खिलाफ है, न ही हम फॉरेन एक्सचेंज के खिलाफ है, न ही हम फॉरेन रिजर्व के खिलाफ। हम तो कह रहे हैं E20 चलाइए, E10 हमें दीजिए, हमारी गाड़ी में E10 जा रहा है। E20 की बात आप कर रहे हैं जरा अभी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, खासकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसे में और लोगों को यहाँ देख रहा हूँ कि देश में एक माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिगड़ने का मतलब ये है कि लोग इससे असंतुष्ट हैं, इस फैसले से असंतुष्ट हैं। तो ऐसे में क्या ये एक आंदोलन के रूप में आप लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं? जो आपका मैसेज है उससे तो यही दिखाई दे रहा है। सर, आदरणीय हरदीप पुरी जी, पेट्रोलियम मंत्री जी ने हमें कहा कि हम फेल्ड अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, आपके माध्यम से मैं उनको पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। सर, आपको जितनी गाली देनी है मुझे कीजिए। सर, आपको जितनी गलत बात करनी है मेरे बारे में कीजिए। मैं आपकी सारी गालियों को, आपकी सारे विश्व को अमृत समझ के पी जाऊंगा। केवल मेरे देश के लोगों को आप ईटेन दीजिए साहब, मैं और कुछ नहीं कहना। मैं साहब बहुत छोटे घर से आता हूँ साहब। मेरे पिताजी ने 100 करोड़ की डिस्टिलरी मेरे लिए नहीं खोली साहब। मैं मेहनत से ऊपर आया हूँ। आपको गाली देना आप दे सकते साहब, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एथेनॉल 20 पॉलिसी मेरे हित में, तो उसके दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए।
सार्वजनिक करने में आपको क्या दिक्कत है, काहे दिक्कत है? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, अगर E10 गाड़ी में E20 पेट्रोल चल सकता था तो फिर E10 गाड़ी में अपग्रेड करके सर्टिफिकेशन काहे कराया? इसका सिंपल जवाब दीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया कि नहीं करना चाहिए? उसका सिंपल सवाल दीजिए, क्या जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा ये बताइए कि आगे क्या? अब आप सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार तो झुकती हुई किसी भी मुद्दे पे नजर नहीं आती है। एक किसान आंदोलन के में जो झुके नरेंद्र मोदी, उसके अलावा कहीं झुकते हुए नजर नहीं आए। अब E20 E10 आप कह रहे हैं, E10 दे दीजिए, E20 दस्तावेज दिखाइए। इसमें अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या? सर कोई दिक्कत नहीं सर, मैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आता हूँ सर। वहां पे औरंगजेब जब आए थे, वो भी बादशाह सलामत थे, देश के सबसे बड़े राजा थे, दुनिया के सबसे बड़े राजा थे। उन्होंने भी ये सोचा कि मेरे छत्रपति को कुचल देंगे, उनको वो हरा देंगे। लेकिन सर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम ताकत से नहीं डरते सर, हम शिवाजी महाराज की धरती से आते हैं, हम वहीं पर डटे रहेंगे, हम हमारा अधिकार लेते रहेंगे। ये अधिकार और दस्तावेज मानने का अधिकार, हमारा पेट्रोल मानने का अधिकार हमें किसी भी नितिन गडकरी सर या हरदीप पुरी जी से नहीं चाहिए, जिसका संविधान देता है। सर मैं अपनी गाड़ी का टैक्स 15 साल एडवांस में भरता हूँ सर। क्या अधिकार था आपको मेरी गाड़ी का फ्यूल चेंज करने का? आप इतने आसानी से कहते हो कि हम माइलेज कम हो जाएगी। सर माइलेज बहुत बड़ी चीज होती है जिसलिए एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है। किसने आपको ये अधिकार दिया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हमसे कंसेंट लिया? अब गडकरी साहब कहते 50,000 नहीं, हरदीप पुरी साहब माफी चाहता है, 50,000 नहीं 30,000 किलोमीटर में आपका गैसकेट खराब हो जाएगा। किसने हमको अधिकार दिया? हरदीप पुरी सर के नितिन गडकरी सर कहते आपका वॉशर खराब हो जाएगा। किसने उनको अधिकार दिया? हमारी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करने का उनको किसने अधिकार दिया? वो एक्सपेरिमेंट अपने बेटे के डिस्टिलरी में करे, हमारे वहां साथ क्यों कर रहे हैं? जी, एक बात आखिरी सवाल ये बताइए कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है आप लोगों का, और ऐसे भी पेपर लीक को लेकर आगे आप लोगों की रणनीति क्या है, जरा ये बताइए। सर हम बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर, E20 को लेकर। मैं E20 की बात करूंगा। हम सुप्रीम कोर्ट, सड़क और हम संसद तीनों जगह पर जाएंगे। हम ये आवाज सब जगह पर उठाएंगे और इस हमारे सवालों के, हमारे प्रश्नों के जवाब वर्तमान सरकार को देना होगा। ये सर मैंने कविता लिखी, उससे मैं समाप्त करूंगा। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सर उनका विवेक मर चुका है। इस तरह की बातें, इस तरह के गुस्से में, इस तरह से वो हमें चैलेंज करते। साहब चैलेंज उन्होंने दिया, हमें चैलेंज स्वीकार किया तो पुलिस को आगे किए, हमें यहाँ पर धक्का मारते लाया। तुगलक पुलिस स्टेशन, तुगलक की फरमान देते, तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। कौन सा ये जमहूरियत का ऐसे कैसे होता है? हमने कभी उनके बारे में कोई गलत चीज नहीं की। हम तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारी गाड़ी के सवाल पूछ रहे हैं, हमको पुलिस स्टेशन में बंद कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हरदीप पुरी और गडकरी दोनों आपके निशाने पे हैं? सर मेरे निशाने पे कोई नहीं है। मेरे निशाने पे है कि देश की आवाम को E10 पेट्रोल मिलना चाहिए, जिसकी गाड़ी में E10 पेट्रोल। और मेरे निशाने में कुछ नहीं, मैं कुछ चाहता ही नहीं है। मैं E10 पेट्रोल चाहता हूँ, मेरी गाड़ी में E10 पेट्रोल जाता है। जब तक मेरी गाड़ी फेज आउट नहीं हो, आप E10 पेट्रोल दीजिए। ARAI की रिपोर्ट ये की थी, CM की रिपोर्ट ये की थी, नीति आयोग की रिपोर्ट ये की थी, और इन रिपोर्टों को सार्वजनिक कीजिए। क्यों सर आपके DB लाइव मंच पे ये रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं हो सकती? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। आप सर एक पढ़े लिखे पत्रकार है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपको बचपन से सर देखते आया हूँ और आपकी पत्रकारिता से वाकई सर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर ऐसा क्या है कि आप जो चीज आपके हित में और मेरे हित में, आप वो DB लाइव में आपको पढ़ नहीं सकते? क्यों उसको जब्त रखना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी सीक्रेट है उसमें? रखिए ना उसमें, एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you, तहसीन sir. पूनावाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank you, वक्त sir. निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. तो अभी आप सुन रहे थे तहसीन पूनावाला और जंतर मंतर पे और पेट्रोल की बात, E20 पेट्रोल की बात हो रही है, और एथेनॉल को लेकर जिस ढंग से यहाँ युवा जो हैं, खासकर ये तो कांग्रेस पार्टी की बात है, लेकिन युवा काफ़ी आंदोलित हैं, क्रोधित हैं, वो साफ दिखाई देता है। एक छोटा कमेंट चाहूँगा जल्दी से इकरार आपसे, और क्या कुछ चल रहा है वहाँ जंतर मंतर पे, और जल्दी आता हूँ फिर प्रशांत जी आपके पास।
चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं, भारत दौरे पे आ गए हैं, जैसा कि लोग यहाँ कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो अब सरकार घिरना शुरू हो गई है। E20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट है। आपने तहसीन पूनावाला की बात सुनी, किस तरह से सरकार को लगातार जो है न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बहुत से ऐसे संगठन है जो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर भी आज बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ और CJP जो है उसका प्रोटेस्ट लगातार चल ही रहा है। तो सरकार को इन सभी जो बातों का है वो जवाब देना पड़ेगा, चाहे ये बताइए, एक बात बताइए कि अलग अलग जैसे तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी के और भी जो यूथ विंग है उसके लीडर्स हैं वो एथेनॉल के खिलाफ, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के खिलाफ, E20 खासकर उसके खिलाफ प्रदर्शन, क्या ये प्रदर्शन भी वही है जहां पे अभी CJP का और बाकी प्रदर्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, तहसीन पूनावाला का दूसरा प्रोटेस्ट है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने यही जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट किया था E20 पेट्रोल को लेकर, और वो ना सिर्फ खुद है बल्कि उनके साथ जितने तमाम जो गाड़ियां, जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं वो लोग हैं, और जिन लोगों को जो E20 पेट्रोल को जो एक्सपर्ट है उनको ये लेकर आते हैं यहाँ। और जैसे पिछले हफ्ते इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आज उसी तरह आज इन्होंने जंतर मंतर पर खुद, जहाँ CJP का प्रोटेस्ट है, तो लास्ट में जब आपने देखा होगा एग्जिट की तरफ जो बैरिकेडिंग है वहां पर इनको थोड़ी सी जगह दी गई थी। ठीक उसी तरीके से मेरे राइट हैंड साइड पे एग्जिट पॉइंट पर जहां वॉशरूम में राजीव जी आपने देखा है, वहां पर भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। तो वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, CJP का पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है। वही यूथ कांग्रेस ने कल अपने दफ्तर के बाहर जो है इस प्रोटेस्ट को किया था। किस तरह से गन्ने की मशीनें वो लेकर आए थे और किस तरह से गडकरी को जो है वो नोट उड़ा कर कह रहे थे कि आपको नोट चाहिए तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, और एक ऐसी मोटरसाइकिल लेकर आए जिसे पेड़ से उन्होंने एक तरह से लटका दिया था कि ये सिर्फ E20 पेट्रोल के कारण खराब हुई है। तो इस तरीके का जो लगातार माहौल है राजीव जी, वो सरकार के खिलाफ लगभग बनता जा रहा है। अगर प्रोटेस्ट की बात करें, आज भीड़ बहुत है। मैं सबसे लास्ट एंड कॉर्नर पे यहाँ खड़ा हूँ, और अगर प्रशांत जी आए होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा कि लगातार जो है प्रोटेस्ट को किस तरह से भीड़ जो है वो संडे को, आज मैं कहूँगा जो मेगा संडे कह सकते हैं उसको, वो है प्रोटेस्टर के लिए। वही जो अगर आज समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला इस प्रोटेस्ट को, समाजवादी पार्टी के जो पुष्पेंद्र सरोज जो सांसद है वो यहाँ पहुंचे थे, और उनके साथ साथ जो केरल सरकार में जो पूर्व केरल सरकार थी उनमें जो मंत्री रहे, तमाम 3 मंत्री यहाँ इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। जी आप हमारे साथ बने रहिए, आप इकरार हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, अपडेट्स अपने पास हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं जो कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री अब वापस आ चुके हैं, तो उम्मीदें सबकी हैं कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे, करते हुए नजर आते हैं क्या? उम्मीद नजर छोड़ दीजिए, उम्मीद नजर आती है? ये देश अब चंपत राय मॉडल से चल रहा है। लेकिन पहले 1 मिनट जरा बात मैं जनता मंदिर कर लूँ, क्योंकि दिन में मैं गया था वहाँ पे और तमाम युवाओं से मैं मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं और कई उसमें भूख हड़ताल बैठे हुए जिनके नाम चर्चित नहीं है। और मैंने कई लोगों से कहा भी कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए, ये सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि जिसके असर होगा। DD अग्रवाल भूख हड़ताल में वो मर गए बेचारे, और मोदी जी ने उनको फोन नहीं किया, उनके मरने के बाद एक ट्वीट नहीं किया। तो अलग अलग छात्रों से मिला, उनको सलाह भी दी कि आप ORS भी ले लिया करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी, गर्मी बहुत है बाहर। लेकिन सबने मना किया कि हम ORS नहीं ले रहे, हम केवल नमक का पानी ले रहे हैं और भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और आज भीड़ ज़्यादा थी, खासकर जो वामपंथी छात्र संगठन है, चाहे वो आयसा है चाहे SFI है, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका एक अलग तरीका होता है, ढपली लेकर गाने बजाकर। तो वो पूरा जमावड़ा आज वहाँ पे था और जरूरत थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ थी। और देश के कई हिस्सों से लोग आए हुए थे, सूटकेस और बैग लिए हुए लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो ये तो जंतर मंतर का हाल है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखिए राजीव जी, एक मुद्दा है, अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो उनमें से दो बड़ी घटनाओं पे मैं चर्चा करूंगा। एक राम मंदिर पे जो लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, और वो एक चिंताजनक बात बीजेपी के लिए हो रही है। और कल शायद सोमवार को सुनवाई है और कई सारी पिटीशंस गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें CBI की जांच की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग की गई है। देखिए, ये जो हो रहा है वहां पे, एकमात्र ऐसा मंदिर आपको मिला बीजेपी और आरएसएस को, नरेंद्र मोदी की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, उनके पर्सनली चुने हुए लोग ट्रस्ट के अंदर, और उसमें चढ़ावे की चोरी हो गई। उसका मैग्नीट्यूड हम नहीं जानते कितना है, लेकिन चोरी हो गई। और इससे आप ये देखिए कि आप इस पर किसको ब्लेम करेंगे। क्या यहाँ नेहरू को ब्लेम करेंगे आप? क्या यहाँ मुसलमानों को ब्लेम करेंगे आप? क्या यहाँ कांग्रेस को ब्लेम करेंगे? ये तो आपके लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने पैसा लूटा है और राम भक्तों का पैसा लूटा है। रिकवरी भी हो गई है, वो रिकवरी तो खैर ऊंट के मुंह में जीरा वाली रिकवरी है, लेकिन वो रिकवरी भी हो गई है। तो एक बिल्कुल जिसको कहें कि प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि हाँ ये पैसा हुआ है। और ट्रस्ट के लोग, यानी नृपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, वो कह रहे हैं कि लूट हुई है। लूट, चोरी नहीं, डकैती हुई है। डकैती हुई है। तो ये तो उन्होंने कहा। तो एक ऐसा मंदिर जो आपने बनवाया, आप वहां बैठे बैठे मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे, और उसमें राम भक्तों की चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी कर ली आपने। और यहाँ किसको ब्लेम करेंगे? तो आप ही लोग थे। और यही पूरा मॉडल पूरे देश का है। आप सोचिए, जो एक मंदिर का प्रशासन नहीं चला सकते, वो लोग देश कैसा चला रहे होंगे। वो तो जब मोदी जी सत्ता से कभी जाएंगे तब हमको मालूम पड़ेगा, बहुत सारी बातें खुलेंगी। अभी तो हमको बहुत आंशिक बातें दिखाई देती है कि ये अडानी को एयरपोर्ट दे दिया गया, इसको ये दे दिया गया, उसको ये दे दिया गया, लेकिन बाद में ऐसी बातें खुलेंगी कि जो हम लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो एक तो ये बात। दूसरा, जो बड़ा डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो रहा है वहां पे, कि पूरे देश में जिस कंस्टिट्यूंसी को बीजेपी ने 30 साल बनाया, जहां से 2 सीट से 85 सीट और उसके बाद 100 से ऊपर उसके बाद सरकारें आई, वो राम मंदिर मुद्दा था। और पहली बार पिछले कुछ 2 दशकों में मैं देख रहा हूं कि संत समाज, साधु समाज, वो आरएसएस के खिलाफ हो गया। ये कथावाचक, ये जितने साधु सन्यासी, ये बीजेपी के प्रचारक थे। बड़े बड़े पंडाल लेके कथाएं करते थे और खुले तौर पर बीजेपी का प्रचार करते थे। अब ये सब चढ़ावा चोरी की आलोचना कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है, उनकी कंस्टिट्यूंसी को बड़ा नुकसान है। और यहाँ पे मौका है विपक्षी पार्टियों के लिए कि वो कैसे इनरोड बनाते, इस मुद्दे को बनाए रखें। क्योंकि ये, इसमें पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि एक त्रिकोण है। योगी आदित्यनाथ का इंटरेस्ट है अपना, आरएसएस का इंटरेस्ट है, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि उनका कोई व्यक्ति वहां पे रहे, इसीलिए सीईओ मॉडल की बात हो रही है। तो ये तमाम सारे इंटरेस्ट भी वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये इंटेंट, ये मंशा दिखाई दे रही है कि मंदिर का चढ़ावा का जो कब्जा है, उसको आरएसएस और मोदी छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहते तो वैष्णो देवी की तरह या काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह एक्ट बना देते हैं इस पे, लेकिन एक्ट नहीं बनाएंगे, वो अपने कब्जे में रखेंगे। तो ये नुकसान हो रहा है। और तमाम सारे लोग, साधु संत अब खुले तौर पर बोलने लगे हैं। 2024 के चुनाव के कुछ महीने पहले मैं अयोध्या गया था और तमाम संतों से बात हुई थी, और तमाम संत तब भी प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के खिलाफ बोलते थे, लेकिन पीछे वाले कमरे में बुलाकर, बंद कमरे में। जो बातें वो बंद कमरे में तब कर रहे थे, अब वो कैमरों के सामने कर रहे हैं। ये तब्दीली आई है चढ़ावा चोरी के बाद। दूसरी एक चिंता का विषय है, जो एक फिल्म बनी जसवंत सिंह खालरा, एक एक्टिविस्ट थे पंजाब के। उन्होंने तमाम सारे, जो पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था और केपीएस गिल वहाँ के पुलिस के महानिदेशक थे, और उनके कार्यकाल में जो तमाम इनकाउंटर्स हुए, लोग गायब हो गए, उन पे बड़ी खोजबीन की, उस पर फिल्म बनी सतलुज। उस सतलुज फिल्म को
सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, वो OTT पे आई, सरकार ने OTT से उतरवा दिया उसको 24 घंटे में। अब वो फिल्म गांव गांव रातों में, चाहे वो गुरुद्वारा कमेटियां हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, यानी बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं वहां पे पंजाब में, वो सब पब्लिक स्क्रीनिंग कर रही है प्रोजेक्टर लगा के। तो देखिए OTT पे अगर ये फिल्म जाती तो लोग अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पे देखते घरों पे। और वो कम्युनिटी व्यूइंग हो रही है, यानी गांव पूरा इकट्ठा होकर देख रहा है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भी बातें भी हो रही हैं। ये एक नया पोलराइजेशन वहाँ पे क्रिएट होगा। तमाम सारे जो पिछले 2 दशक 2.5 दशक पहले के जो घाव थे वो हरे हो रहे हैं। और ये एक बड़ा देश के साथ या पंजाब के साथ जो है साजिश जो है ये की जा रही है, और इसमें सरकार भी शामिल है, क्योंकि अगर वो उन्होंने बैन नहीं किया होता फिल्म को तो वो आती फिल्म जैसे तमाम फिल्में आई आके लोग देखते चली जाती, लेकिन उसकी कम्युनिटी व्यूइंग हो रही है। और साफ दिखाई दे रहा है कि मंशा जो है पंजाब में उसी जख्मों को हरा करके एक नए तरीके से पोलराइजेशन करके कुछ जो है अपनी खास पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास, और सप्ताह भर का लेखा जोखा तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी 6 दिन की यात्रा के बाद लौट के आए हैं। जंतर मंतर पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को उम्मीदें हैं, वहाँ के जो हंगर स्ट्राइक पर लगभग 25 लोग जो बैठे हुए हैं, उन लोगों को यही कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी की सरकार ये फैसला ले कि धर्मेंद्र प्रधान को हमने हटा दिया। सवाल ये यहाँ यही पैदा होता है कि क्या इतना बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी लेंगे? दूसरा भी आपने देख लिया, E20 की बात हो रही थी, एथेनॉल की बात हो रही थी, तहसीन पूनावाला अपने चैनल पे ही बात कर रहे थे। तो एथेनॉल का मामला हो, चाहे छात्रों की गूंज कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे यहाँ जंतर मंतर पे हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, वो उसी के अध्यक्ष अगर बोले, ट्रस्ट के अध्यक्ष बोले नृपेंद्र मिश्रा अगर ये कहें कि ये डकैती है, तो फिर किसकी बात सुनी जाए, किसकी बात मानी जाए? और प्रधानमंत्री की चुप्पी सबसे बड़ी चीज, एक शब्द नहीं, क्या कहेंगे? राजीव जी, प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं, चुप्पी उनकी वहां भी जी चुप्पी उनकी वहां भी दिखती है। अब आ गए आज, लेकिन पूरे विदेश दौरे के समय एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो सवाल सामने आए, अब विदेश की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छद्म तरीके से अपना ऑरा खड़ा कर रहे थे, उसको विदेश की मीडिया एक्सपोज कर रही है कि चार्टर्ड प्लेन से प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार बता रहा है, हमारे देश के उच्चायुक्त बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, और जब बताते हैं तो जाहिर बात है कि उसकी खिल्ली भी उड़ती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि दुनिया के फलक पर अभी जैसे अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें भारतीयों के साथ में सहानुभूति किसी की नहीं है। जब चाहे तब हमला हो रहा है जहाज पे, और हमारे नाविक उसमें उनकी जान जोखिम पे है। तो अमेरिका कभी भी सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं बोल रहा है भारत के लिए कि भारतीय नाविकों की जान कैसे बचाई जाए। और भारत ईरान की निंदा करने में थोड़ी भी संकोच नहीं दिखाता कि ईरान की निंदा कर रहे हैं। तो ईरान का भी की भी सहानुभूति नहीं हमारे साथ, और न तो अमेरिका इजराइल की सहानुभूति दिखती है। जहां तक भारतीयों की जान बचाने का सवाल है, उनको सुरक्षित रखने का सवाल है, ये पहलू साफ साफ दिख रहा है देश से बाहर। तो हमारा जो विश्व गुरु वाली कोशिश थी, उन सब को तो मिट्टी में मिलता हुआ हम खुद नरेंद्र मोदी के रहते हुए, उनके विदेश में मौजूद रहते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात है कि अपने देश के भीतर भी नरेंद्र मोदी जी की जो चुप्पी है, खास करके 2 बड़े मामले, बल्कि हम 3 कहें, 3 बड़े मामले देश में हैं। एक राम मंदिर में चोरी का मुद्दा, चढ़ावा चोरी का मुद्दा। दूसरा
जो शिक्षा मंत्री को लेके, पेपर लीक को लेके आंदोलन छात्रों के चल रही हैं जंतर मंतर से लेकर देश भर में। और तीसरा मुद्दा इथेनॉल। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है और इन तीनों मुद्दों पर देश आंदोलित है। इवन जिन किसी के पास भी गाड़ियां हैं और इथेनॉल के कारण जिनके गाड़ी के इंजन खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, वो भी चिंतित नजर आते हैं क्योंकि उनका सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है और लोग अब बोल रहे हैं। पेपर लीक से जुड़ा मामला है। कौन परिवार है जिसके घर में बच्चे नहीं हैं, जो एजुकेशन के लिए पेपर लीक से चिंतित नहीं है, फ्यूचर को लेकर चिंतित नहीं है? हर कोई चिंतित है, लेकिन इस चिंता पर भी हमारे प्रधानमंत्री की चिंता गायब है, एक शब्द नहीं है। और चढ़ावा चोरी, ये तो बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा था, राम मंदिर। उस राम मंदिर के एजेंडे के सहारे वो सत्ता में पहुंची और सत्ता में पहुंचने के बाद शिलान्यास मोदी जी ही करेंगे, शिलान्यास में वही रहेंगे, उद्घाटन में वही रहेंगे, तमाम मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मौकों पर वही रहेंगे। लेकिन जब सबसे खतरनाक और नकारात्मक मुद्दा जब चढ़ावा चोरी का सामने आता है, करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं, तब नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, मोहन भागवत उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और योगी आदित्यनाथ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारे लोग जो वहां मौजूद रहते हैं और आनंदीबेन पटेल भी कुछ नहीं बोलेंगे। चारों लोग सभी प्रोग्राम में शामिल रहे हैं राम मंदिर के। तो ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं, इस पर चुप्पी ने पूरे देश को उद्वेलित किया है कि प्रधानमंत्री आखिर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते क्यों नहीं। और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दलित महिला की हत्या हो जाती है, मेरठ में जैसे पुलिस अपनी मनमानी करती है, आंदोलन के खिलाफ में जैसे कदम उठाए जाते हैं, उन मुद्दों पर भी किसी को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे स्टेट लीडरशिप हो सत्ताधारी दल का, चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो। आखिर ये घटनाएं मतलब खत्म क्यों नहीं हो रही, घट क्यों रही है? आज आप चला रही कि महाराष्ट्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो डांटा है, फटकारा है, वो क्या मुद्दे हैं? उसका मूल भाव यही है कि आप केवल जमानत रोकने के लिए चले आते हैं हर मामले में और मामले को निपटारा करने के लिए ट्रायल कराने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो क्या बिना वजह किसी को जेल में बंद रखेंगे? और ये परंपरा बना दी गई है। और पॉलिटिकल मामलों में तो ज्यादा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ताजा मामला एक विदेशी नागरिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल मामलों में ज्यादा है कि पहले जेल में डालो, ट्रायल पर ट्रायल उसको लटकाते रहो और जेल में भी फंसा के रखो। तो ये जो अमानवीयता हो रही है, चाहे कहीं क्राइम के मामले में दलित के साथ हो रहा हो, पॉलिटिकल जो विरोधी हैं उनके साथ हो रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ी खामोशी है। और यह खामोशी दरअसल अन्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए है, अन्याय को मजबूत करने के लिए है। तो ये चिंता का सबब है। और दूसरी तरफ एक और जो बड़ा मुद्दा आज चर्चा में है, वो है कि एसआईआर में माँ बाप का एसआईआर में नाम होगा तभी बच्चा फॉर्म 6 भर सकता है। यानी बच्चा, यानी पहला फर्स्ट वोटर भी के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म 6 वही भर सकता है जिनके माँ बाप का नाम एसआईआर में होगा। अब इसका मतलब क्या है? जो 5.8 करोड़ लोग एसआईआर से बाहर हुए, उनमें से जो वाजिब केस हैं जिनका अब भी इंतजार है, जैसे पश्चिम बंगाल में तो 27 लाख एडजुडिकेटेड मामले हैं, तो उनके बच्चों को भी इसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपने भी कुछ समय पहले टेलीग्राफ के एडिटर का एग्जांपल दिया, उनकी बेटी की शादी में वो विदेश नहीं जा सके, इस तरह की चीजें भी होंगी। जो दत्तक पुत्र होगा, जो गोद लिया हुआ बच्चा होगा, बहुत तरह की चीजें हैं, उन सबको का भी मामला फंसेगा। असल में हम अपने देश के नागरिकों को ऐसी टेस्टिंग में डाल रहे हैं जिसमें वो अपने ही देश में असुरक्षित हो जाए कि हम नागरिक हैं कि नहीं, हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। और ये काम इतने इस तरीके से हो रहा है। जो चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में ये
जो बदलाव किए, ये बदलाव करने का उसको अधिकार ही नहीं है। स्पष्ट रूप से ये केंद्र सरकार उसमें बदलाव कर सकता है, चुनाव आयोग कर ही नहीं सकता। जनप्रतिनिधित्व कानून में किसी भी ऐसे प्रावधान में कि कोई नया तत्व उसमें आप लेकर आ जाएं, जो कि इस फॉर्म 6 में डाला गया। यानी हर क्षेत्र में अंधेर नगरी दिख रही है, जनता को दबाने, सप्रेस करने का प्रयास दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी जनता को सप्रेस करने के मामले में वही प्रयास है, या चुनाव आयोग का प्रयास भी वही दिखता है, या अदालत जहां इशारा कर रही है कि निर्दोष लोग को जेल में डाल के रखो, ट्रायल मत होने दो और उसके बाद में उनकी जमानत का विरोध करते रहो। ये भी मामले भी जो है जनता को ही सप्रेस करने की मामले हैं। ये चिंता का सबब है और जनता आंदोलित हो रही है। ये उम्मीद का विषय है। जी, जनता आंदोलित हो रही है और ये आंदोलित होती हुई दिखाई भी दे रही है, सड़कों पे दिख रहा है ऐसा। जरा जल्दी से इधर प्रफुल्ल जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, और इकरार भी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, उधर आप चूँकि कोलकाता में हैं और ममता बनर्जी कितनी आंदोलित हैं और क्या चल रहा है, ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि अभी वो किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। आज फिर ममता बनर्जी की पार्टी से एक ने इस्तीफा दे दिया, तो आखिर चल क्या रहा है, क्या धीरे धीरे ऐसे। लेकिन एक बड़ी चीज़ है जो शुरुआत में मैं कह चुका हूँ कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर। आखिर अभिषेक बनर्जी वो इतने आसान टारगेट हैं, जो चाहे वही 4 बातें उनको कह के निकल ले रहा है, क्या कारण है? देखिए, सभी को नमस्कार। कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आईपैक की भूमिका रही और अभिषेक बनर्जी और आईपैक ने मिलकर के सारा कार्यक्रम मैंने उसको मैनेज किया, तो उसमें पॉलिटिकल कंटेंट कम हो गया था और ममता बनर्जी बहुत ही आश्वस्त थी। जुझारू नेता रही हैं, वो पॉलिटिकल नेता रही हैं, वो जानती हैं कि लोगों को किस प्रकार से जोड़ करके रखना पड़ता है। अभिषेक बनर्जी तो उस प्रकार का राजनीतिक अनुभव तो उनको था नहीं, और आईपैक के कारण उनमें जितना अनुभव नहीं था उससे ज़्यादा औद्धत्य आ गया था। तो जो सीनियर लोग थे, क्योंकि इसका नाम ही जब तृणमूल रखा गया था, तो ग्रास रूट, क्योंकि कांग्रेस से उनका विरोध यह भी था, उन्होंने जो यहाँ पर दिखलाया, नरेशन बनाया कि ये ऊपर के लोग नीचे के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस बनाएंगे, मतलब रूट के लोग बनाएंगे। तो इसको लेकर के हुआ, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के अपने अंतर विरोध भी सामने आ रहे हैं ना। अभी तो उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया ना, अभी तो सिर्फ विधानसभा में चीख चिल्ला रहे हैं और बाकी बातें आ रही है, अभी तो सिर्फ वो निबट रहे हैं। लेकिन अभी वो 1 महीना में वो बात भी आ जाएगी सामने कि आखिर ये करते क्या है। इनका भी तो अंतर विरोध भी सामने आएगा और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी सामने आएगी, जैसे कि दूसरे राज्यों में आ रही है। तो अभी 1-1.5 महीना में ये बात साफ होगी, खास करके जब ये विधानसभा का सत्र वगैरह वगैरह अभी तो हो रही है, तभी बजट आएगा सामने, क्या इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि एक बात साफ दिख रही कि इनकी राज्य इकाई कुछ बोलती है और सरकार कुछ बोलती है, और दोनों एक दूसरे को और भी देते हैं। क्योंकि सरकार आई है, इसमें तृणमूल के नेता है। तृणमूल अगर यह मान ले तो कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी भी मूल रूप से और मौलिक रूप से तृणमूल ही है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संघर्ष को जिन लोगों ने इतने दिन तक जिलाया रखा था, उनको अखरता तो है ही, और ये बात बार बार सामने आती है। ये समय के साथ ये बात और मजबूत होगी। लेकिन मैं सर ये बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाजत से कि आज जो राम सुंदर कांड पढ़ने का जो इन्होंने आयोजन लगाया, जानते हैं हमारा देश बहुत संगीत है और इसके कई जो मैंने रामचरितमानस तो पूरा का पूरा राजनीतिक महाकाव्य है। किष्किंधा कांड का अंत होता है, उसके बाद सुंदर कांड शुरू होता है। किष्किंधा कांड में गहन उदासीनता, और उस उदासीनता में एक प्रस्ताव है बूढ़े जामवंत का, और वो कहते हैं, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप लाग रहो बलवाना, का चुप साध लगे रहो बलवाना, पवन पुत्र बल पवन समाना। ये कहते हैं, एक बूढ़ा नायक, बूढ़ा नेता कहता है युवा से कि का चुप साध रहो बलवाना। इसी प्रस्ताव उदासीनता के साथ किष्किंधा कांड समाप्त होता है। और सुंदर कांड की पहली ही चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत यानी कि ऋक्षपति के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान
को वहां से उत्तेजना मिलती है कि जहां अनुभवी आदमी, अनुभव और शक्ति का मिलन होता है। अभी कांग्रेस के नेतृत्व में जो अनुभवी आदमी हैं, वह अनुभवी आदमी खड़गे जी हैं और राहुल जी हैं। उनकी बातों को सुन रहे हैं, अपने ढंग से भी जोड़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। यही बात हर जगह दिख रही है। युवा शक्ति को जिस ढंग से उसका आह्वान किया जा रहा है वो उसी के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मौन है क्योंकि उनका मौन ही गुण हो गया। जब वो बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं? वो बोलना कोई बोलना है जिसमें कोई अर्थ ना हो। ये बोलना कोई बोलना है कि 6 + 2 8 होता है और 7 + 1 8 होता है। आपने कहा कि 2 महीना में 9 बार बाहर गए, आगे क्या? आगे 9 2 11 है। अगर अंकों में ही बात करेंगे, पता नहीं इसका क्या अर्थ है, उनके कहने का क्या अर्थ है। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने जिस ढंग से अपने महाराष्ट्र की सरकार को बात कही है, तो वो अदालत की एक प्रवृत्ति को कि आप वहां पर देते नहीं है और मामले को राजनीतिक रूप से उलझाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, एक पक्ष को लाभ मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। सुप्रीम कोर्ट का अनुभव भी बहुत तीखा है। अभी साथी चर्चा कर रहे थे, बहुत तीखा है। जिस प्रकार से बार बार गाली गलौज और जो घटना घटी, नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन घटना जिस ढंग से घटी वह उसके संकेत क्या, उसके अर्थ क्या है। और एक और भयानक चीज में है जो दीपिका कह रहे हैं कि बाहर से गुंडा भेजने की तैयारी चल रहा है। ये गुंडा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। ये गुंडा कौन हो सकते हैं और गुंडे को क्या इसमें दिक्कत होती है, और भेजने की तैयारी कौन कर रहा है? यानी कि जो एक डीप स्टेट, एक पैरेलल स्टेट जो चला रहे हैं जो लोग, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं और उनका काम तो बोल रहा है, और वो जो बोलते हैं उसमें कोई अर्थ तो होता नहीं है। सामने पार्लियामेंट का मानसून ये सत्र है, अभी चर्चा कर रहे थे, डिलिमिटेशन पर बात फंसेगी निश्चित रूप से। महिला बिल जिसको वो क्या करके रखेंगे उस पर बात फंसेगी, और बात फंसेगी डिलिमिटेशन के साथ ही नहीं, नॉर्थ साउथ डिबेट जो खड़ा हो जाएगा उसके साथ ये सेशन चलेगा। अब कितना दिन चलेगा, ये 20 जुलाई से 13 अगस्त तक का तो डेट शायद इन्होंने निर्धारित किया, लेकिन इसमें कितनी बैठकें होंगी, कौन सा कानून ये पास करेंगे नहीं करेंगे, और उसमें वो एक महत्वपूर्ण कानून यह भी है कि वो उसको लेकर के वो पास करना चाहते हैं। अभी हमारे प्रेम कुमार सर जी इशारा कर रहे थे कि SIR के जो फिर नए अध्याय खुल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हर किसी ने माना है कि आप कानून नहीं बना सकते हैं, आप फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले भी ये बात कही गई है, लेकिन आप जब फॉर्म चेंज कर रहे हैं, फॉर्म से उसको चेंज कर रहे हैं, ये ठीक है कि उसका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या आएगी और वो सब बात अलग है, लेकिन फिर एक बार SIR को आप टूल बनाने की कोशिश हो रही है और फिर उसको अलग ढंग से कुल मिलाकर के मतदाताओं को अलग करने की कोशिश हो रही है। आज 15वां दिन है, आज 15वां दिन है। ठीक ही कह रहे थे, 15 दिन बिना खाए पिए वहाँ नौजवान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सोनम वांगचुक हैं कई दिनों से, तो अब उनकी स्थिति क्या है? और सरकार की कोई सुनवाई नहीं, कोई कान पर जू नहीं रेंग रही सरकार को ये भी चिंता नहीं है कि अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। इतनी लापरवाह और बेपरवाह तो अंग्रेज सरकार भी नहीं थी सर। जब गांधी जी जब अनशन करते थे तो अंग्रेज सरकार भी हिल जाती थी इंग्लैंड में, और वो जवाबदेह होती थी। यहाँ कोई जवाबदेही नहीं, तय नहीं हो रहा। अब सरकार, अभी बोल रहे थे चुनाव आयोग, सरकार, आयोग, पार्लियामेंट, कोर्ट, ऐसा लगता है कि सब मिलकर के एक हो गया, घायल हो गया। शक्ति के पृथक्करण का जो भी सिद्धांत था, सेपरेशन ऑफ पावर का, वो सब खत्म हो गया है। अब सब एक जगह आकर के टिक गई है। पूरा देश 3 टांग पर चल रहा है। मोदी जी के 2 टांग में, एक टांग तो बाहर ही रहते हैं, एक टांग भारत में रहता है, अमित शाह जी का 2 टांग, 3 टांग पर देश चल रहा है, तिपैया देश। तो कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है जब तक कि बहुत हिंसात्मक वातावरण हो जाएगा। और ये चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण हो जाए, अराजकता और अशांति फैले, ताकि वहां पर स्टेट को इंटरवेन करने का, आक्रामक होने का, हिंसक होने का पूरा तर्क और अवसर मिल जाए। विदेश में जाकर के वे विश्व गुरु की बात बोल रहे थे। ये अगर कोई कहे कि चार्टर प्लेन से श्रोता मंगाए जाते हैं, कितने शर्म की बात है। आप देश में लोगों को बोलते हैं कि यह मत कीजिए, वह मत कीजिए, आप चार्टर प्लेन से अपने स्वतंत्र क्या श्रोताओं को बुलाते हैं। और देश अब इन तमाम बातों से ऊब गया है
और जो लोग भी इसमें आस्था के नाम पर जुड़े थे और जो लोग ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी असल में राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई आस्था की बात नहीं थी, इतिहास को प्रतिशोध का दस्तावेज बनाया गया था। और सभी जानते हैं कि सामाजिक न्याय की आवाज को अपने तरीके से रोकने के लिए, मंडल कमीशन के सिफारिशों को अपने तरीके से निष्प्रभावी बनाने के लिए रथ यात्रा शुरू हुई थी। उसकी भारी कीमत इस देश ने चुकाई है। सर पिछले 4 दशक से लगातार देश इसकी कीमत चुका रहा है। इसमें चीन कहां से कहां चला गया। उत्तर प्रदेश का ही कितना विकास हो जाता है, जितना खर्चा राम मंदिर की सुरक्षा और उसकी भावनाओं, उसकी राजनीति के पीछे किया गया है, उससे उत्तर प्रदेश का ही कम से कम कितना विकास हो गया होता। और जब ये आर्थिक असंतुलन अभी जब डिलिमिटेशन के साथ उठे खड़ा होगा कि हिंदी भाषी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या है और दक्षिण भारत की आर्थिक परिस्थिति क्या है, और उनको उनकी नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने का उनको क्या विधायी दंड, लेजिस्लेटिव पनिशमेंट, लेजिस्लेचर पनिशमेंट उनको मिलेगा, विधायी दंड उनको मिलेगा कि उनकी संख्याओं का अनुपात घट जाएगा। तो कई तरह की चीजें हैं। अब ये न जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और आपने जो कहा वही कि 2 महीने में 11 देश चले गए हैं, 9 देश चले गए हैं, अब आगे क्या होगा। तो आगे वही 9-2-11 की तैयारी है। एक राजनीतिक सुनापन पूरे देश में व्याप्त हो गया है और जो दिख रहा है वो राजनीति नहीं है, वो उपद्रवी कारोबार है, वो उपद्रवी चीज है, वो राजनीति नहीं है और राजनीति का यह तरीका नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी यह नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अंतिम अध्याय है, ये उनका उत्तरकांड है। पश्चिम बंगाल उनकी राजनीति का उत्तरकांड है और इसके बाद वो देखेंगे। पश्चिम बंगाल का यह स्वभाव रहा है कि केंद्र में जिसकी शासन होती है, शासन होता है, उसका शासन पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। तो अब ये उल्टी घड़ी है, तो जिसका शासन पश्चिम बंगाल में हो गया अब केंद्र से जाएगा। जी 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 अमलेंदु जी, क्या ये उत्तरकांड है जो कह रहे हैं प्रफुल्ल जी? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं, केंद्र में सियासत और देश की सियासत, देश की राजनीति में जितने अलग अलग मुद्दों, देखिए मुद्दों को, राम मंदिर का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, एथेनॉल का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, नरेंद्र मोदी के विदेश का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और इन सब पे सत्ता पक्ष जो है वो, और अभी चूँकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें कई सारे मुद्दे आएंगे। डिलिमिटेशन आएगा कि नहीं आएगा अभी पता नहीं। विपक्ष को तो बिल्कुल ही पता नहीं रहता है, 2 घंटे पहले पता चलता है कि ये बिल आने वाला है। जो लोग सांसद हैं वहाँ पे, उनको पता नहीं रहता। तो ये देश है, नरेंद्र मोदी ने इसी ढंग से सरकार अपनी चलाई है पिछले 12 साल से, रिकॉर्डधारी। लेकिन बात यह है ना कि क्या यहाँ से सचमुच ऐसे ही चलते हुए और बहुत आसान गति से चलते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये जो तोड़ फोड़ के जो आए हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खासकर टीएमसी पर जो निगाहें टिकी हुई हैं, ये कहाँ जाकर रुकेंगी? राजीव जी, अब निगाहें टीएमसी पे ही नहीं है, और जगहों पर भी निगाहें हैं। तो निगाहें तो कहीं भी मोदी जी की हो सकती हैं और बीजेपी की हो सकती हैं, और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना भी मोदी जी खूब करते हैं। लेकिन राजीव जी, ये कांड करने वाली सरकार है, अब इसका कर्मकांड कब पूरा होगा ये देखना होगा। तो राजीव जी जो कांड करते हैं उनके भी कर्मकांड पूरे होते हैं। हम लोग तो राजीव जी कर्मकांड ही कराते रहते हैं सब लोगों के, मतलब हमारे यहाँ सब जो है अपने कर्मकांड कराने ही पूरे कराने के लिए आते हैं। तो राजीव जी, अब ये जो कांड करने वाली सरकार है, इसके तमाम कांड हैं। अब देखिए, राम मंदिर का कांड सामने आ रहा है। अब ये उत्तरकांड है कि कौन सा कांड है, ये तो बस आगे आके मालूम पड़ेगा राजीव जी। लेकिन ये कांड तो कर दिया वहां भी बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर, मतलब राम जी के यहाँ ही कांड कर दिया। अभी उत्तरकांड है, कौन सा कांड है तो समय बताएगा। लेकिन राम जी के यहाँ कांड कर दिया इन कांड करने वाले लोगों ने राजीव जी, तो ये समझाया सकता है। तो ये इस तरीके से करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव जी दुनिया भर में घूमते फिरते हैं। अब खबर ये आ रही है, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रफुल्ल जी भी, कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो राजीव जी 30,000 लोगों की भीड़ जुटाई गई, वहां ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज चैनल है, उसने खबर जारी की कि वहां 30,000 लोगों को चार्टर्ड प्लेन से लाया गया मोदी कराने के लिए। तो अब राजीव जी, अगर ये 30,000 लोग चार्टर्ड प्लेन से ले जाए गए मेलबर्न में, तो इन पे कुछ ना कुछ तो खर्च आया होगा। ये खर्च क्या हम टैक्स पेयर्स के पैसे से गया है, या अब चूंकि इसका जवाब तो मिलता नहीं है कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनकी यात्रा पर कितना खर्च होता है, या ये किसी ने इसको एक तरह से कहा जाए कि वो किया, मतलब स्पॉन्सर किया। तो स्पॉन्सर ने किया तो भी मालूम पड़े। तो ये देश के सामने आना चाहिए।
लेकिन प्रधानमंत्री राजीव जी 2.5 किलो का जो है अपना वो मेडल लाद कर यहाँ चले आए देश के अंदर। अब यहाँ आकर भी कुछ कांड किए जाएंगे, क्योंकि कांड करने वाली सरकार है तो यहाँ कांड किए जाएंगे। एथेनॉल का कांड चल ही रहा है, हम लोगों ने देखा। और सबसे बड़ा कांड तो राजीव जी इस समय चल रहा है जंतर मंतर पर। सोनम वांगचुक और नेहा को आज 15 दिन हो गए, और कई छात्रों को 15 दिन हो गए। वो दानिश जो थी, जिनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो फिर लौट के आ गई हैं। अब वो फिर बैठेंगी अनशन पर। तो ये राजीव जी चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पे किसी तरीके की जूं जो है वो रेंगती हुई नजर नहीं आती कि भाई सरकार आखिर करना क्या चाहती है, और जनता के सवालों को सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी। अब जो अभिजीत दीपके राजीव जी लिख रहे हैं कि भाई ये उन्हें विश्वास सूत्रों से मिला है, तो हालांकि वो विदेश में रहते हैं, उनके सूत्र यहाँ कहाँ से आ गए पता नहीं, लेकिन उनके सूत्र हैं जब वो कह रहे हैं कि उनके सूत्रों से पता चला है कि वो गुंडे भेजे जाएंगे। तो ये तो राजीव जी बीजेपी की पुरानी मोटो ऑपरेंडी है। अगर जंतर मंतर पर इसका प्रयोग किया जाएगा तो कोई नई बात तो होगी नहीं। और हम लोग तो राजीव जी आंखों देखी इसको कर चुके हैं, हम लोगों ने उसकी लाइव रिपोर्टिंग की है। दूसरा तीसरा ही दिन था और किस तरीके से वहां पहुंच गए थे कि हम तो कॉकरोच को मसलने वाले हैं और मोदी योगी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोगों ने लाइव इसकी रिपोर्टिंग की थी। और वो जो सज्जन आए थे जो आपसे ही भिड़े चले जा रहे थे, एक तरीके से देखा जाए तो ये तो चीजें होंगी, आगे देखा जाएगा राजीव जी। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी राजीव जी किसान आंदोलन के दौरान भी अपनाई गई थी, और उसका राजीव जी बीजेपी को नुकसान हुआ, और इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी पड़ी, किसानों से माफी मांगनी पड़ी, 3 किसान कानून वापस लेने पड़े, और कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। और वो क्या हुआ, जो बीजेपी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो राजीव जी वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए थे राकेश टिकैत को निपटाने के लिए। और वहां जो शुरू हुआ, राकेश टिकैत की आंख से जो आंसू निकले, और राकेश टिकैत ने जो आह्वान किया कि अब मैं यहाँ से जो तभी उठूंगा जब मुजफ्फरनगर से मेरे गांव से पानी आएगा। और उसके बाद जिस तरीके से राजीव जी किसान पहुंचा है गाजीपुर पर, और उसके बाद फिर डेरा जम गया, सरकार के बस की नहीं रही। तो अगर यही मॉडस ऑपरेंडी जो आपने किसान आंदोलन के दौरान अपनाई थी, वो आप जंतर मंतर पर अपनाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप उसको अपनाइए, आप हर जगह अपनाते रहते हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी फिर सामने आ सकते हैं राजीव जी। आज जो राजनीतिक दल अभी बाहर से समर्थन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो फिर कल को इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से आगे आ सकते हैं। संसद का सत्र नजदीक है, जिस तरीके से SIR के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक कूच किया था, उस तरीके का कूच फिर संसद से लेकर जंतर मंतर तक भी हो सकता है, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर जा सकती हैं। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो भी रणनीतिकार हैं, उनको इसको राजीव जी ध्यान में रखना चाहिए, अगर कोई इस तरीके की ऊंच नीच करने की कोई कोशिश करते हैं। बाकी फिर हम राजीव जी कहना चाहेंगे कि नेहा की जिंदगी या सोनम वांगचुक की जिंदगी किसी एक धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा कीमती है। एक धर्मेंद्र प्रधान जो है या कोई भी भ्रष्ट मंत्री है, उससे ज्यादा जो है नेहा की जिंदगी और सोनम वांगचुक की जिंदगी है। सोनम वांगचुक पर्यावरणविद के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं। नेहा को एक अच्छी मेधावी छात्रा है, PhD कर रही है, आगे चलकर बहुत कुछ काम करना है, देश की राजनीति के लिए बहुत कुछ योगदान देना है। धर्मेंद्र प्रधान रहे या ना रहे, लेकिन सोनम वांगचुक और नेहा का रहना जरूरी है। तो इसलिए जो भी लोग प्रयास कर सकते हैं वो अनशन को तोड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये इस अनशन को तोड़वाने का प्रयास होना चाहिए। आज प्रशांत जी भी गए थे और यही कह के आए हैं कि आप लोग अनशन किस चीज़ के लिए, किसके लिए, जो सेंसिटिव है ही नहीं, संवेदनशील है ही नहीं, और उससे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। GD अग्रवाल नहीं रहे, 100 दिन तक अनशन पे रहे। उसके बाद जो नज़दीकी थे, प्रधानमंत्री से 1-to-1 बातचीत होती थी, उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनकी बात मानेंगे, लेकिन GD अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं है। गंगा सफाई के लिए आंदोलन करते करते मर गए, चले गए इस दुनिया से। तो ऐसे 25 लोग वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उस पर बात हम करेंगे, आएंगे इकरार के पास। लेकिन पहले स्वामी जी के पास आना चाहता हूँ। स्वामी जी, हम लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बड़े पैमाने पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें उत्तराखंड का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रफुल्ल कोलख्यान जी। क्या रामायण और राम मंदिर, अयोध्या, राम, जय श्री राम, ये सारी चीज़ों के साथ जो बीजेपी आई थी, क्या यहीं से शुरुआत भी हो रही है, जहां से इसका यहीं से अंत की तरफ भी बढ़ेगी बीजेपी, ऐसा लगता है क्या, जहां से शुरुआत हुई थी? देखिए राजीव जी, असल में जिस अस्त्र से कोई आदमी ज्यादा खेलता है, मौत उसकी उसी चीज से होती है। तो यही हुआ है। देखिए, ये बार बार ये कहते रहे जो लोग, हम जैसे लोग जो कि
असली सनातन धर्म की बात करते थे, असली हिंदू धर्म की बात करते थे, हम समावेशी एक देश बनाने की बात करते थे, प्यार मोहब्बत की बात करते थे, 145 करोड़ के परिवार की बात करते थे, तब ये हम लोगों को गैर हिंदू कहते थे। आज ये बात सिद्ध हो गई। आज तो ये बात सिद्ध हो गई ना कि कौन असली राम भक्त था, कौन असली हिंदू था, कौन असली भारतीय था, हिंदुस्तानी था। और इन लोगों ने, देखिए अब तो ऐसी मुश्किल हो गई है मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर, और जैसे पता चला कि अखिलेश यादव अगस्त के 3rd वीक से गांव गांव और शहर शहर उनकी यात्रा निकलेगी और गांव गांव जाके वो चौपाल करेंगे और पीडीए के लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये तो देखिए बात बिल्कुल सही हो गई है कि जिस अस्त्र से इन्होंने खेलना शुरू किया था, इनका अंत भी उसी से होगा। और जहां जहां ये अब भगवान राम की बात करेंगे, जहां भी ये हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, वहां जनता इनसे पूछेगी, बार बार पूछेगी। तो देखिए ये जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी कर रहे हो, चाहे जंतर मंतर में हो रहा हो, चाहे टीएमसी कर रही हो, लेकिन जनता जो ऐसी जनता है जो कि बहुत ज्यादा धर्मभीर हुए, जो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है, एक प्रकार से आंख कूद के विश्वास करती है, और एक प्रकार से उनकी भावनाएं इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं। आज जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया, तो मानी बात है, वो मानस को छूने वाली बात है, वो एक साधारण सनातन धर्मी को छूने वाली बात है कि हम कसम भगवान की खाते हैं, हम कसम राम की खाते हैं, जिन्होंने चंदा चोरी किया है उनका नामो निशान हम मिटा देंगे। और देखिए ये बात बिल्कुल सही है, सारे सूत्रों से जो बात पता चल रही है, विदेश के डंके की भी पोल खुल गई है, देश के अंदर इन्होंने कैसे हर जगह डकैती डाली है, चोरी डाली है, उसकी भी पोल खुल गई है। तो अब मुझे लगता है न्यायालय भी शायद उनको थोड़ा सा संकेत मिल गया है कि जनता में रोष कितना ज्यादा हो गया है। तो मुझे आशा है, देखिए आशा ही पे दुनिया कायम है, क्योंकि अगर आशा न करें तो हम ये मान के चलेंगे कि ये लोग जो जंतर मंतर में आमरण अनशन में बैठे हैं, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए सरकार तो पूरी तरह से संवेदनहीन है। ये नहीं, ये वाटर कैनन चलाने वाले लोग हैं, ये लाठी चलाने वाले लोग हैं, ये पीटने वाले लोग हैं, इनसे ये अपेक्षा करना, ये आकांक्षा करना कि आप पार्लियामेंट मार्च करेंगे और ये आपको बैरिकेड्स लगा के नहीं रोकेंगे और आप पे वाटर कैनन नहीं चलाएंगे और गुंडे भेद के आपको नहीं पिटवाएंगे, ये आशा मेरे ख्याल से अब करनी पड़ रही है पिछले 12 साल से। लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे कि शायद सद्बुद्धि आ जाए, लोगों को अपना जो देश के प्रति इनका कर्तव्य है वो याद आ जाए, जो भारत माता को जिस प्रकार से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, पूरे विश्व के अंदर हमारी खिल्ली उड़ रही है, हर जगह पत्रकार हम लोगों का अपमान कर रहे हैं, हर जगह हमारी इस प्रकार से स्थिति बनती जा रही है। तो मैं तो देखिए आशावान व्यक्ति हूं, आशा रखनी ही पड़ेगी, वरना 12 साल से आशा टूटती है। लेकिन नया हम लोग कोई तिनका पकड़ लेते हैं और उसके माध्यम से समुद्र को क्रॉस करने की, नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो आशा पे आधारित हैं। देश की जनता से मेरी अपील है कि कम से कम हमारे देश के अंदर जो हमारे भगवान श्री राम और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो आदर्श रखे थे, उनका पालन करते हुए इस देश को अक्षुण्ण रखें, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। और जिस प्रकार की ऐसी निरंकुश और ऐसी सरकार जो हमारी सब आकांक्षाओं को कर रही है, बच्चों के हित को नहीं सोच रही है, किसानों के हित के नहीं सोच रही है। और अभी आपने देखा कि एक हल्द्वानी के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनका नाम है सौरभ जोशी, उन्होंने बताया उनका मर्सिडीज गाड़ी है और मर्सिडीज गाड़ी में उनका एवरेज आता था 15 रुपए किलोमीटर, अब उनका पहले हो गया वो 7 रुपए किलोमीटर, अब हो गया 5 रुपए किलोमीटर। अब कह रहे हैं 2-4 बार मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, मुझे दिल्ली गाड़ी भेजनी पड़ेगी और हो सकता है मेरी गाड़ी ही खड़ी हो जाए। रोज नए नए लोग सामने आ रहे हैं, हजारों लाख, लेकिन इन लोगों को कोई संवेदनाएं नहीं है इनके पास। इनको प्यार केवल पैसे से है, इनको धन से प्यार है, हमारी देश की जनता से प्यार नहीं है, हमारे देश की एकता अखंडता से इनको प्यार नहीं है। लेकिन मैं आशा कर सकता हूं, अपने देश की जनता से अपील कर सकता हूं, जागिए, और हिंदू ही नहीं जागिए, पूरा देश जागे और जिस प्रकार से हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होइए और अपने देश की रक्षा कीजिए और मोहब्बत की अलख जगाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए। इधर जंतर मंतर चलते हैं, जल्दी से ज़रा समझना चाहता हूँ। इकरार आज जो अनशनकारी हैं, अनशन पे हैं, इनके 15 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक के, इनके स्वास्थ्य का क्या हाल है? कोई बुलेटिन आई होगी? सोनम वांगचुक, नेहा, बाकी लोग?
जी देखिए, जो आइसा के जो लोग बैठे हैं वो अपना बुलेटिन बाकायदा, जहां आपने अभी विजुअल्स भी चला रहे थे, 15 दिन लिखा है, उसके नीचे उन्होंने बुलेटिन लगाया हुआ है। यानी तमाम जो उनकी शुगर लेवल है वो लगभग रोज डाउन है, क्योंकि शुगर लेवल ज्यादा डाउन होना बहुत ज्यादा खतरा बताया जाता है। और उनके साथ साथ वजन जो है वो, नेहा की अगर हम बात करें तो 7 किलो के आसपास नेहा का भी वजन कम हो गया है। वहीं उनके जो साथी है उनका भी वजन जो है 5 से 6 किलो के आसपास कम हुआ है। और सोनम की आप स्थिति देख सकते हैं, अभी विजुअल्स में भी आप देख रहे थे किस तरह से उन्होंने सर जो है वो पकड़ा था, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं। अब तो वो इस बिल्कुल इस काबिल भी नहीं है कि वो जो लेटे हुए हैं वहां से उठ सके। उठाने के लिए भी कोई शख्स है वो उनको आना पड़ता है, वो उनको है। वहीं वॉशरूम जाने के लिए जो है वो 2 लोग उनको कंधे पर जो हाथ रखकर ले जा रहे हैं। तो ये लगातार जो इनकी अगर हेल्थ की हम बात करें तो लगातार जो छात्रों की जो युवा यहाँ बैठे हैं उनकी हेल्थ लगातार खराब हो रही है। जिनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया था वो लगातार हॉस्पिटल में उनकी तबियत जब ठीक होने के बाद वो फिर एक बार यहाँ फिर आ गए हैं। तो इस तरह से राजीव जी ये है। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा राजीव जी एक अपडेट ये है कि 20 जुलाई की सीजेपी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है। सीजेपी ने एक कोर कमेटी बनाई है, जो उस कोर कमेटी में 4-4, 5-5 लोग होंगे, और वो जो दिल्ली एनसीआर के आसपास और उसी के साथ जो दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं वहां वो लोग जाएंगे और लोगों को 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आने के लिए जो आग्रह करेंगे। यानी 20 जुलाई को जो है वो चाहती है कि सीजेपी या अभिजीत दीपके चाहते हैं कि यहाँ संख्या जो है प्रदर्शनकारियों की संख्या वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि बार बार ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आपका सोशल मीडिया पे जो है 20 करोड़ से माफ कीजिए शायद 20 करोड़ के आसपास है ये जितने भी फॉलोवर है कि उतने 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो 2.5 करोड़ आपके सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट जो है आपके समर्थक है। लेकिन अगर जंतर मंतर की बात करें तो उतने लोग क्यों नहीं पहुंच रहे। तो उसी के जवाब में अब जो है वो लगातार सीजेपी अब ये प्रयास कर रही है। वहीं सीजेपी के कुछ जो तमाम जिन लोगों को यहाँ आना होता है उनसे जो संपर्क कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने कल मुझे ये बताया कि अब वो सी जोसेफ जो तमिलनाडु के जो सीएम है उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो जंतर मंतर पर आए और इन्हें समर्थन दे। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन ये लगातार आंदोलन से जुड़े। तो इस तरह से जो नई रणनीति रोज है वो सीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। और 20 जुलाई सबसे ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन पार्लियामेंट मार्च किया जाना और सबसे बड़ी अपनी ताकत दिखानी है। लेकिन राजीव जी उससे पहले, क्योंकि 15 दिन सोनम को हो चुके हैं और अभी जो 8 दिन करीब 20 जुलाई को बाकी है, तो 8 दिन में सोनम की स्थिति क्या रहेगी। अगर उनकी स्थिति खराब हुई, वो हॉस्पिटल में गए, तो इस प्रोटेस्ट का क्या होगा, ये एक सवाल है। वहीं जो है प्रधानमंत्री भी यहाँ आ गए, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। इस तरीके के तमाम जो सवाल है वो लगातार यहाँ मन से उठाए जा रहे हैं। हम नहीं, जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी बार बार जो अभिजीत दीपके से माइक लेकर ये सवाल कर रहे हैं कि अगर सोनम सर की तबीयत खराब हुई, वो यहाँ से चले गए, तो इस प्रोटेस्ट का क्या होगा। वहीं अगर 20 को ये पार्लियामेंट मार्च के लिए निकलते हैं तो क्या वापस इनको इसी जगह आने दिया जाएगा। हो सकता है कि और दिल्ली पुलिस जिस तरह से, क्योंकि आपने देखा होगा पार्लियामेंट मार्च की जो सीमा, जब भी कोई पार्लियामेंट मार्च करता तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से आगे नहीं जाने दिया जाता। वाटर कैनन और तमाम तरीके के लाठी डंडे ये सब दिल्ली पुलिस का इंतजाम होता है। तो जंतर मंतर से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक अगर ये लोग जाएंगे तो उस समय प्रोटेस्ट स्थल खाली हो जाएगा। तो क्या दिल्ली पुलिस वापस इनको आने देगी, या क्या उस प्रोटेस्ट की परमिशन, क्योंकि परमिशन पे सबसे बड़ा सवाल है कि उस प्रोटेस्ट के लिए भी परमिशन इनको चाहिए, वो परमिशन अभी तक नहीं है। जंतर मंतर पर जो पहले दिन की इनकी प्रोटेस्ट की परमिशन थी, उसके बाद कोई इनके पास परमिशन नहीं। तो बहुत सारे सवाल है जो कि लगातार जो है इनको जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। वहीं आशंका भी लगातार जो दीप के जता रहे हैं कि इस दौरान भी जो कि इन्होंने बड़ी कॉल की है और लोगों को बुला रहे हैं, तो ऐसे में बीच में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को ये भेज दे जिससे धरना की जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें खलल पैदा हो, यानी इन्हें हटाने की जो है वो कोशिश की जा सकती है। तो इस तरह से लगातार जो है, क्योंकि एक धरना बहुत लंबा, राजीव जी आप तो जानते, चलाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है ये अन्ना आंदोलन से भी ज्यादा खिंच गया है और उससे ज्यादा भी भूख हड़ताल सोनम वांगचुक कर चुके। तो ऐसे में हर दिन लोगों को यहाँ पे बांधे रखना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी स्टूडेंट को, ऐसे लोगों को बांधे रखना जो कि बालिग नहीं है। मतलब मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि बहुत छोटे हैं, जो कि अपने घर जाना होता है, पेरेंट्स को चिंता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ बने हैं। आज जनता दरबार लगाएगा किस तरीके से जो छात्र उन्होंने अपनी अपनी समस्या रखी। तो रोज नए ये इस तरह से
वो कर रहे हैं कि जिससे लोग प्रोटेस्ट में लगातार बने रहे। वहीं लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं वो भी चाहते हैं कि प्रोटेस्ट में, ऐसा नहीं है कि कोई इस प्रोटेस्ट से ऊब गया है। हमसे सवाल बार बार यही पूछते हैं कि भाई आपको 23 दिन हो गए हैं, 15 दिन भूख हड़ताल हो गए, सरकार तो सुन नहीं रही, अब आप क्या करेंगे? कह रहे चाहे सरकार सुने ना सुने, हम बैठे रहेंगे। जब तक सोनम वांगचुक हमारे साथ बैठे हैं तब तक हम बैठे रहेंगे। यही जो तमाम जो बाकी स्टूडेंट यूनियन है उनके छात्र लगातार बैठे हैं और लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। जी राजीव, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। आप जल्दी से आना चाहता हूं इधर प्रशांत जी आपके पास। सुन रहे थे प्रशांत जी, यहाँ हौसला बुलंद नज़र आता है, स्ट्रेटजी साफ समझ में आ रही है। ये आप आज खुद ही बात करके आए, आपने भी देखा और स्ट्रेटजी साफ नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या ये जगह जंतर मंतर जो है वो देश को झकझोरने के लिए काफ़ी है? क्या यहाँ से देश को वो मैसेज गया है? और देश को अगर मैसेज गया है तो देश के प्रधानमंत्री को भी, उनकी सरकार को भी मैसेज जा रहा होगा, या सरकार बहुत ही यहाँ इस पूरे मामले को बहुत हल्के में ले रही है? सरकार इसमें बहुत गंभीर है और सरकार अपने एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसमें सरकार का पूरा इंटरवेंशन है इसमें। लेकिन आज जो मैंने देखा वहाँ पे, और जो आपका सवाल है कि बिल्कुल देश भर में इसका संदेश जा रहा है, वहाँ पे जो नीचे जो लोग हैं, युवा हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो रोज वहाँ से कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं, बाइट देते हैं, चीज़ें चलती हैं और उनका संदेश जा रहा है। तो एक ये काम तो लगातार हो रहा है कि एक विमर्श युवाओं के बीच में बन रहा है इसको लेकर। दूसरी बात तो अभी इकरार बता रहे थे कि वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं, यानी ये बुलाने का सिस्टम है वहां पे। तो कांग्रेस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर कांग्रेस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? कोई परहेज है, कोई दिक्कत है? आप सबको बुला रहे हैं तो कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा है? वो तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस वहां आएगी, राहुल गांधी आएंगे तो एक अपने साथ एक उनका ही कॉज को एम्पलीफाई करेंगे। तो वहाँ हर पार्टी के लोग जा चुके हैं और तब भी मैंने कहा था कि कोई सिस्टम है बुलाने का। अभी आप तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं। खैर देखिए, आज जब मैं वहां गया तो आज मैंने पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम देखी और पुलिस का जो बॉडी लैंग्वेज है, पुलिस जिस तरीके से डिप्लॉयड है, वो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में पुलिस को मैंने देखा। जंतर मंतर में 20 बार जाता हूँ, तमाम तरीके के धरनों प्रदर्शन में जाता हूँ, पुलिस बहुत अग्रेसिव होती है। पुलिस इस तरीके से पुलिस होती है कि जो 20-30 लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सड़क में चलने वाला व्यक्ति भी डर जाए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी पुलिस है। 25 लोगों की में 250 पुलिस वाले होते हैं। तो ये मैंने देखा कि सरकार का एक तरीके से वो है, मैसेज है कि अभी चलने दो। जैसे सवाल उठता है कि उनको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं आज के पुलिस प्रेजेंस के हिसाब से कह सकता हूँ जो सरकार इसमें सोच रही होगी कि इनको परमिशन की दिक्कत नहीं होगी। अभिजीत दीपके को तो परमिशन दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट जाके दी है, तो इनको परमिशन की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार इसमें ये चाह रही है, कामयाब होंगे नहीं होंगे अलग बात है, सरकार चाह रही है कि जो राहुल गांधी के पीछे जो लोग हैं उनमें कहीं कोई बंटवारा हो जाए और एक पैरेलल जो है युवाओं का एक मूवमेंट जो है वो खड़ा हो जाए। ये सरकार की कोशिश होगी। मुझको लगता है इसमें वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये कोशिश जरूर है। दूसरी बात, कैबिनेट एक्सपेंशन की बड़ी चर्चा है। मेरी जो जानकारी, कैबिनेट एक्सपेंशन पार्लियामेंट सेशन के बाद होगा, अभी नहीं होने जा रहा है। और एक बहुत चर्चा है और वो देश की राजनीति की दिशा बदल देगा अगर वो हो जाता है, कि अमित शाह का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना। जैसे ही अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, घोषित रूप से 2 पावर सेंटर इस सरकार में क्रिएट हो जाएगा। एक संदेश चला जाएगा चीफ मिनिस्टर्स को, आरएसएस को, बीजेपी को कि चढ़ावा कहाँ चढ़ाना है। अब मंदिर में एक मूर्ति और है, तो ये वही होगा जो आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था कि जैसे ही आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे,
आडवाणी का सूरज अस्त होना शुरू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का, माफ कीजिएगा। तो यही यहाँ पे होने जा रहा है अगर ये होता है तो। लेकिन इसकी बहुत चर्चा है दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ देखते हैं आप प्रेम कुमार जी? दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल की हम बात कर रहे हैं, साथ में जो जंतर मंतर की बात अभी हो रही थी, और क्या जंतर मंतर से देश को वो पैगाम पहुंच पा रहा है या ये नाकाफी है? जी राजीव जी, जंतर मंतर रेजिस्टेंस का एक बड़ा सेंटर बनकर उभर रहा है कि हम बने रहेंगे, प्रतिरोध करते रहेंगे और प्रतिरोध को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आंदोलनकारी एक ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा जारी रहेगा। जो भूख हड़ताल है, निश्चित रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर GD अग्रवाल की शहादत का, गंगा के नाम पर, जो नरेंद्र मोदी के गुरु हुआ करते थे। हरिद्वार में उन्होंने अनशन किया था और 100 से ज़्यादा दिन अनशन करके वो दिवंगत हुए थे, शहीद हुए थे। लेकिन उस अनशन से इस अनशन को हम कंपेयर करें तो ये राजधानी दिल्ली में हो रहा अनशन है। ये इकलौता व्यक्ति अनशन पर बैठे हों ऐसा नहीं है। मास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में ये अनशन हो रहा है। एक से ज्यादा लोग अनशन कर रहे हैं। यहाँ अगर किसी की जान गई, अगर अनशन में शहादत हुई, तो फिर देश में हालात बेकाबू हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि हरिद्वार वाले घटना से हम कंपेयर कर लें और कहें कि उस समय हुआ था, देश को कुछ नहीं हुआ, तो इस बार भी देश उस समय उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। देश कान लगाकर, ध्यान लगाकर, आंखें और सारी ज्ञानेंद्रियां खोलकर इस घटना को देख रहा है और इस घटना से प्रेरित भी हो रहा है, उद्वेलित भी हो रहा है। इस बात का हम कोई सबूत नहीं दे सकते, लेकिन हमारी बात को देश में जो कोई भी सुन रहा है उस बात को अपने अपने शहर, अपने अपने इलाके में महसूस कर रहा है कि उनका ध्यान जंतर मंतर पर है। भले ही देश की प्रमुख मीडिया की नज़र से वो ओझल हो, लेकिन जनता की नज़र से ओझल नहीं है। और यही कारण है कि आंदोलनकारियों को भी विश्वास है और हमें भी विश्वास है कि इस प्रतिरोध का प्रतिफल मिलकर रहेगा। जी राजीव जी जी जी, आप कैसे देखते हैं प्रफुल्ल जी? छोटा कमेंट एक। बिल्कुल छोटा कमेंट। देखिए, GD अग्रवाल की हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद उनका नाम था। इसी तरह से जो निगमानंद थे, गंगा पुत्र कहते थे अपने आप को, उनकी भी जान गई थी, सुना जहर वर कुछ का कांड था, तो उसकी चर्चा तो अपने ढंग से हुई और CBI ने क्या खुलासा क्या नहीं मालूम। देखिए, ये 12-13 दिन से आंदोलन चल रहा है। राना आंदोलन के संदर्भ में इसको लोग अब देखने लगे हैं और स्वाभाविक रूप से देखने लगे हैं। और जाहिर है कि जब वो सब देखते हैं तो जिस चर्चा प्रशांत सर ने की है वो बहुत गंभीर चर्चा है कि जब सबको बुला रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं बुला रहे, इससे दूरी क्यों बना के रखे हैं? क्योंकि इस समय की जो इनकी स्थिति है, ये स्ट्रेटेजिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है ये इसमें दिख रहा है। लेकिन इसका भेद खुलेगा। अभी हम इस पर उस तरह का संदेह नहीं व्यक्त करते हैं, लेकिन संदेह न भी करें, सावधान तो रहने की जरूरत ही है, क्योंकि यह कहीं पब्लिक सेंटीमेंट को हाईजैक करने की तो बात नहीं हो रही है। क्योंकि इस समय में हमारे जितनी चीजें होती है उसमें जन भावनाओं की जबरदस्त ढंग से उनका हाईजैक भी होता है, उनका अपहरण भी हो रहा है जन भावनाओं का। और ये सभी तो आप जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, एल्गोरिदम जो जितनी चीजें हैं, जिन्होंने कहा था कि डाटा ही आज ब्रह्म है, आप जानते हैं पोस्ट ट्रुथ की बात कर रहे थे। तो ये तमाम चीजों को लेकर के ये बातें खड़ी हो रही है। जनता को संदेह करने का भी पूरा अधिकार है, जैसे आंदोलन का अधिकार है वैसे संदेह का भी अधिकार है, और सावधान रहने का दायित्व भी है। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए।
जी राजीव, देखिए संदेह तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन ये आंदोलन जो था जनता मंतर पर आया था, और मनीष सिसोदिया ने उस दिन ट्वीट किया 6 जून को ही कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे, क्या राहुल गांधी जो है वो युवाओं से हमदर्दी नहीं रखते हैं, उनको युवाओं से कोई हमदर्दी नहीं। और उसके बाद उस दिन जब दिप्के साहब का हम लोगों ने सुनाया था राजीव जी, तो उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष के जो है सांसद जो हैं उनसे भी उन्होंने सवाल किया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो ये एक राजीव जी संदेह की स्थितियां तो हैं, मतलब मंच को लेकर हैं, लेकिन नीचे जो है वो संदेह की परिस्थितियां नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, तो जो प्रफुल्ल जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि ये दोहन करने का काम चल रहा हो जो जन भावनाएं हैं उनको। अगर राजीव जी इस तरह की चीजें हैं वो बाद में खुलती भी हैं, अन्ना आंदोलन की चीजें सारी बाद में खुली, किस तरीके से दोहन किया गया, तो फिर राजीव जी आंदोलनों से भरोसा उठ जाएगा। ये बिल्कुल एकदम तय बात है। और जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया, तो इन दो चीजों में जो मनीष सिसोदिया का ट्वीट है और दीपके साहब ने उस दिन जो कहा कि विपक्ष के सांसद जो हैं जो नहीं आ रहे हैं वो भी इसके लिए दोषी होंगे, इसमें राजीव जी छिपा हुआ है इसका राज। कुल मिलाकर ये लगता है, लेकिन आंदोलन छात्रों की मांग है, वो मांग जायज है। कौन क्या रणनीति है, किसकी क्या राजनीति है, उसकी विवेचना जब होगी तब होगी। फिलहाल जो है राजीव जी मांग जायज है और हम लोग इस मांग के साथ मतलब खड़े हुए हैं, ये मुझे लगता है राजीव। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया। उधर इकरार थे हमारे साथ, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ ओंकार सोलंकी साहब हैं, और श्री किरण जी बने हुए हैं हमारे साथ में, ऑब्जर्वर बने हुए हैं, और सब्बीर शेख साहब बने हुए हैं हमारे साथ, और साथ में